व्यूज माय नेम इज प्रोफेसर अकील महफूज। वेलकम टू शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 ऑफ एमडी कैट जो है टॉपिक लेक्चर 1 डिस्कस किया था जी, रिलेटिव एटॉमिक मास और आइसोटोप और उसके अवेयरनेस के रिलेटेड। अब जो सेकंड लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट आइसोटोप की रिलेटिव अवेयरनेस के हिसाब से किस तरह से आती है वो देखेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डिफरेंट एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप को फाइंड करते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं, उनके मैसेज फाइंड करते हैं और उसके अलावा नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस की जाती हैं उसको हम कहते हैं जी स्पेक्ट्रोमीट्री। अब कई बार बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है जी, सबसे पहले हम वेपोराइजेशन करते हैं, वेपोराइजेशन, फिर उसके बाद आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड एम, फिर उसके बाद डिटेक्टर। ठीक है, अब देखें इस बात के कहने का मतलब क्या है। कई बार वो आपको ऐसे सीक्वेंस दे देता है और आपको पूछता है जी कि जो थर्ड स्टेप होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर वो कौन सा होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप क्या होगा। इसलिए आपने इस तरह प्रिंसिपल इसका याद रखना है ताकि आप इस अप्रोच को अंडरस्टैंड कर सकें और आंसर कर सकें। फिर आगे इसकी टाइप्स की बात कर रहा है तो ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है, एक है ऑस्टन और दूसरा है डेम्पस्टर। जो ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है वो एटॉमिक मैसेज को फाइंड करने के लिए डिजाइन किया गया है, एटॉमिक मैसेज। ये जो डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए यूज किया गया है। इसके जरिए से हम एटॉमिक मैसेज और अदर जो रिलेटिव अबंडेंस वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक मास के अलावा रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर सकते हैं जी। ये बात अंडरस्टैंडिंग होगी। जबकि हमने ये बात की है कि सबसे पहला जो चैम्बर है वो वेपोराइजेशन चैम्बर है, तो पहले चैम्बर के रिलेटेड बातें करते हैं जी। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन में एक्चुअली दो कंडीशन का फॉलो होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है जी कि हम प्रेशर वेरी लो करेंगे और वो प्रेशर कितना होगा 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 टॉर। वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये प्रेशर होता कितना है एट द सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन होती है पेपर में बंदे के माइंड में मिक्स हो जाता है कि 10 की पावर -6 10 की पावर -7 टार था या क्या था, ऑप्शन याद नहीं रहता। दूसरी बात यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो होना ज़रूरी है जी, हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब भी कोई सब्सटेंट होगा या तो सॉलिड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा या हमारे पास लिक्विड स्टेट में होगा। अगर गैसियस स्टेट में है तो ये काम हमारा तो आसान हो गया। अगर वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो सबसे पहले तो उसको हमने वेपर स्टेट में लेके जाना है, क्योंकि एक सब्सटेंस वेपर स्टेट में जाएगा तो तभी उसके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसको आयनाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रेशर कम करेंगे। प्रेशर कम इसलिए करेंगे कि आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान बल्कि जो दो एटम के दरमियान बॉन्डिंग है वो इतनी वीकर हो जाए जब बाहर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी तो जिसकी वजह से दोनों एटम या जो डिफरेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हैं वो ब्रेक होना आसान हो जाएगा और हीट प्रोवाइड करने से ऑब्वियस बात है वो ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ से दो बातें याद रखनी है। उसके बाद दूसरा चैम्बर था, हमने कहा कि आयोनाइजेशन कर रहे हैं। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास एक फिलामेंट होता है आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। फिलामेंट होता है, ग्रिड होता है और इलेक्ट्रॉन गन। अब ये जो फिलामेंट जब पीछे से उसको इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते हैं तो वो फिलामेंट हीट अप होता है। हीट अप होने के बाद इसके साथ एक ग्रिड लगा होता है और ग्रिड से जब इलेक्ट्रॉन एक बीम के फॉर्म में बहुत ज़्यादा फिलामेंट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है ड्यू टू एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन से आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है निकलना शुरू हो जाते हैं हाई जो है टेम्परेचर होने की वजह से। तो आगे इलेक्ट्रॉन गन उनको एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चेंज करती है और आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। फिर हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग
प्लेट्स होती हैं, क्या होती हैं जी, परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, और पोटेंशियल यहाँ पे कितना होता है जी, 500 टू 2000 वोल्ट तक पोटेंशियल होता है। यहाँ से वो ये बात पूछ सकता है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परफोरेटेड होता है, दूसरा ऑप्शन एक्सेलरेटेड होता है, तीसरा ऑप्शन 500 टू 2000 वोल्ट होता है, डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, हम ये समझते हैं जी कि पोटेंशियल 500 टू 2000 वोल्ट लिखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है यही होगा। परफोरेटेड कंसेप्ट को छोड़ देते हैं, एक्सीलरेटिंग को छोड़ देते हैं और डेल्टा ऑप्शन नेगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आगे हम जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ये तीन बातें क्लियर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम जाएंगे जी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में ही जाके आइसोटोप एक्चुअली सेपरेट होते हैं। तो मैग्नेटिक जो क्वेश्चन आता है जी कि आइसोटोप सेपरेट कहाँ पे होते हैं, आयनाइजेशन चेंबर में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जो बेसिक बात ये है कि आइसोटोप एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके सेपरेट होते हैं। हर आइसोटोप अपने एटॉमिक मास के हिसाब से सर्कल बनाता है। जिस आइसोटोप का मास स्मॉलर है वो स्मॉलर सर्कल बनाता है, जिस आइसोटोप का मास लार्जर है वो लार्जर सर्कल बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को वो हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्चुअली क्या हो रही होती है जी, बेंडिंग। तो हम ये कहते हैं जी बेंडिंग जो है वो किस फील्ड में जा करती है, मैग्नेटिक फील्ड में। और बेंडिंग जो है वो प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है कि m ओवर e इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e। ठीक है। अब बेंडी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर। वैसे हमने m ओवर e की बात नहीं की, बेंडिंग की बात की है। m ओवर e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। रेडियस जितना ज्यादा मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा होगा। मतलब इस बात का क्या है, देखें जितने भी आइसोटोप वहां से प्रोड्यूस हुए हैं, जहां से आयनाइज हुए हैं, ऑलमोस्ट चार्जेस सब पे सेम ही होता है। मगर एक आइसोटोप का अगर मास ग्रेटर है, मास ग्रेटर होगा तो आप जानते हैं कि अगर एक ट्रक हो तो ट्रक को अगर मोड़ा जाए तो वो बड़ा सर्कल लेके मुड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है रेडियस जो है m ओवर e वैल्यू होने से बड़ा सर्कल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आइसोटोप्स। अगर स्मॉलर जो है मास होगा, अगर कार को ले लें तो कार जल्दी सर्कल कंप्लीट कर लेती है, तो इसलिए वो स्मॉलर सर्कल बनाएगा। मगर बात हो रही है बेंडिंग की। बेंडिंग अगर रेडियस स्मॉलर होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगी। रेडियस स्मॉलर का क्या मतलब है, जो आइसोटोप जिसका मास स्मॉलर होगा वो छोटा सर्कल बनाएगा, और जिस आइसोटोप का मास बड़ा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बड़ा सर्कल बनाएगा। जब छोटा सर्कल बना रहा है तो रेडियस कम होगा, तो जो छोटी चीज़ है मोटरसाइकिल फौरन से बेंडिंग हो जाती है, तो स्मॉल चीज़ इजीली बेंड हो जाती है और स्मॉलर सर्कल बनाती है। तो बड़ी चीज़ ग्रेटर सर्कल लेके जो है वो मुड़ती है, तो इसीलिए जो है ये बड़ा रेडियस होगा तो बेंडिंग जो होगी स्मॉलर होगी। तो रेडियस ग्रेटर, बेंडिंग जो होगी स्मॉलर होगी। और अगर रेडियस स्मॉलर तो बेंडिंग जो होगी ग्रेटर होगी। ये आप ऑब्वियसली यहाँ से देख सकते हैं। ये इसके रिलेटेड जो है अंडरस्टैंडिंग है। फिर कई बार यहाँ से वो न्यूमेरिकल दे देता है जी कि अगर h इक्वल हो जाए e/2, तो उसके अलावा m ओवर e की वैल्यू पता है, तो m ओवर e इस केस में क्या हो जाएगा, e/2 का स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e। तो ये e स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4, और ऊपर r स्क्वायर उसी तरह, ये नीचे जो है ये 2e इस तरह से। ये e और ये e कट जाएगा, तो यहाँ से e r स्क्वायर और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8e ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो गया दुरुस्त। मगर इसको कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बहुत स्मार्टनेस दिखाता है तो वो क्वेश्चन ऐसे भी कर दें। अगर e को कर दें जी 2h, मतलब हमने कहा ना h किसके इक्वल है, e/2, तो e किसके इक्वल हो जाएगा 2h। अब इस वैल्यू को पुट करके देखें, m ओवर e किसके इक्वल था, h स्क्वायर r स्क्वायर, 2 तो बाहर इसी तरह, तो ये हो जाएगा 2h। तो ये h और ये h स्क्वायर कट जाएंगे तो h r स्क्वायर ओवर 4। अगर एग्जामिनर ने ये ऑप्शन बी दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे इस ऑप्शन पे ना जाइएगा, क्योंकि सिंपल हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये आंसर निकाल देते हैं और एग्जामिनर
ने ये आंसर बी दिया होता है, जिसकी वजह से बच्चा अक्सर क्या करता है जी, बच्चा समझता है कि उसने फाइनल आंसर को अचीव कर लिया, वो ऑप्शन टिक कर देता है, जबकि उसने ए और बी का ऑप्शन बी दिया होता है, बहुत ए एंड बी। तो जब बोथ का ऑप्शन हो तो आप अपने माइंड को ज़रूर एक दफ़ा क्लिक करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों ऑप्शन है। कई बार स्टूडेंट क्या कहता है, हाँ ये दोनों ऑप्शन ही होंगे, तो सीधा सीधा वो ए और बी का ऑप्शन को ही टिक कर देता है। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए भी रखा होता है, और कई बार आपके लिए एक हिंट भी होता है जी कि ये दोनों ऑप्शन भी पॉसिबल हैं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने यहाँ से चलना है। ये तो बातें होगी इसके रिलेटेड इस तरह से। कई बार जो ये भी पूछा जाता है, जो हमारे पास ओल्ड स्पेक्ट्रोमीटर थे उसके अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं? 5 चैम्बर होते हैं। पहली बात हमने कहा वेपोराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डिटेक्टर। बात खत्म होगी। तो जो पुराने मैस स्पेक्ट्रोमीटर थे उनके अंदर 5 चैम्बर होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर हैं उनके अंदर 7 चैम्बर होते हैं। 5 तो हमने गिन लिए। आयोनाइजेशन सबसे पहले है जी वेपोराइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फिर डिटेक्टर होता है, फिर उसके बाद डिटेक्टर के बाद इलेक्ट्रोमीटर होता है, फिर एम्पलीफायर होता है। डिटेक्टर के बाद इलेक्ट्रोमीटर, एम्पलीफायर। डिटेक्टर सिर्फ डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रोमीटर करंट शो करके पीक्स को शो करता है, और आखिर में एम्पलीफायर हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। अब आ जाते हैं जी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, नियॉन की उसमें एग्जांपल कोड की हुई है, ऐसे 3 पीक्स शो की हुई हैं। इस साइड पे वर्ड अबंडेंस लिखा हुआ है, इस साइड पे जो वर्ड है वो मैसेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 21 और ये 22। यहाँ पे 90.92 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.257 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8.82। अब क्वेश्चन ये है कि ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कि व्हाट कैन वी डिटेक्ट फ्रॉम द ग्राफ। ये आप क्वेश्चन उसने पूछा होता है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हमें क्या इंफॉर्मेशन आती है उसके ग्राफ से। 3 इंफॉर्मेशन आती हैं, तीनों ऑप्शन मौजूद होती हैं। डेल्टा ऑप्शन जो होता है वो ऑल ऑफ दीज होता है, वो अबंडेंस हम फाइंड कर सकते हैं, ये देखें हमने की। मैसेज फाइंड कर सकते हैं हमने की। नंबर ऑफ आइसोटोप्स फाइंड कर सकते हैं, ये भी हमने की। अब वो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि अगर नंबर ऑफ पीक्स किसी मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ग्राफ के अंदर 3 शोज हो रही हों, तो वो कौन से 3 शो हो रही हों, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके 3 आइसोटोप्स हैं। ये बात तो काफ़ी आसान है, मगर कई बार एग्जामिनर आपको इस तरह से कंफ्यूज कर देता है। वो कैसे कि आपको अगर मैं ये ग्राफ बना के दूँ, ये एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है। ये ग्राफ दिया हुआ, ये इसकी अबंडेंस है। सिंपल बात है, इस साइड पे ए से अबंडेंस है, यहाँ एम से मैसेज है। अब वो पूछेगा ये ग्राफ किसके लिए है, तो ये ग्राफ जो है ये ब्रोमीन के लिए है। ब्रोमीन के एक आइसोटोप का जो अबंडेंस है वो अबाउट 50 पॉइंट समथिंग है, जिसको 51 कंसीडर करेंगे, और दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस 49 है। तो ये उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर इसी तरह आपके पास एक आइसोटोप का ये है, इसकी अबंडेंस है 75%, दूसरा आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है 25%। तो वह आपसे पूछेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप ये कहेंगे ये क्लोरीन है। क्लोरीन के एक आइसोटोप की अबंडेंस 75% है, दूसरे आइसोटोप की 25% है। फिर क्योंकि फेमस जो एलिमेंट है उनके बारे में पूछेगा। फिर एक एलिमेंट है उसकी रिलेटिव अबंडेंस इतनी है और दूसरा इतना है। अब यहाँ से वो पूछेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। अब अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप होते हैं, 1 2, जबकि तो आपने 2 लिखे हुए हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। बिल्कुल जी, मगर जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है जिसका मास ये है, इसको हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, नेचर के अंदर इसकी अबंडेंस नहीं है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन सा आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड आइसोटोप है। अगर वो प्लूटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम दे दे तो आपके पास ट्रीटियम ऑप्शन, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो कोई भी एक अननोन एलिमेंट दे देगा, स्ट्रोंशियम कर लो, बेरियम कर लो, कोई हायर एलिमेंट, तो बंदे को जिसका नाम ना पता होता बंदा सिंपली इसको टिक करता तो ये होगा। जबकि ट्रीटियम जो है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को शो कर रहा है। एक आइसोटोप जो होता है इसकी 99 पॉइंट समथिंग होती है और इसकी 0.15 होती है। तो ये टेबल, तो ये हाइड्रोजन, ब्रोमीन और इनसे आपने
अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है जी कि इन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी और इनके ग्राफ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आप अगेन एंड अगेन इन वीडियोस को सुने ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आपने जो है इस अप्रोच को कैसे अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, एक आगे एक दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास। इसी लेक्चर का ये पार्ट है एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा फंसता है। देखें, दिखने में ये वर्ड तो बड़ा आसान है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है जी कि एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विद देयर रिलेटिव अबंडेंस, तो एवरेज एटॉमिक मास है, बात खत्म होगी। मगर वो यहाँ पे ये नहीं कहता। वो कहता है जी एलिमेंट ए है, उसकी अबंडेंस 75% है और मास उसका कितना है जी 35। ठीक है। दूसरा एलिमेंट बी है, नहीं, एक एलिमेंट का आइसोटोप ए है, उसकी 75% रिलेटिव अबंडेंस है, मास इतना। बी आइसोटोप है, उसका अबंडेंस 25% है, मास उसका कितना है जी 36। ऑप्शन वो क्या कह देता है कि आप ये बताएं कि इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, 36 होगा, 37 होगा, 35.5 होगा, या डी जो है वो 39 होगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने तो ऑप्शन बड़े क्लियर कर दिए, इस ऑप्शन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाते हैं। 35.5 है या 36.5, अब तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो गया है। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आइसोटोप ए 100% हो तो फिर जो है ऑब्वियस बात है ये वाला आइसोटोप 0% हो, ये परसेंटेज तो 25 है ना। अगर ए आइसोटोप 100% हो तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन जो है 35 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो 35 ऑप्शन होता। अगर बी 100% होता तो फिर हम कहते हैं जी कि ऑप्शन ए दुरुस्त है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर एक आइसोटोप टोटली 100% हो तो ऑब्वियस बात है उसका जो मास होगा वही उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। अगर ये 100% है तो 35 मास हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। अगर ये 100% है तो 36 एटॉमिक मास हो जाएगा। अच्छा, ये वाला मास, सॉरी, ये तो 37 है। अब ये 100% होता तो 37 होता, ये 100% होता 35 होता। अब क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि 36 होगा, सी होगा या डी होगा। ये बात याद रखिए, ना ही वैल्यू 35 से कम हो सकती है, ना वैल्यू 37 से ग्रेटर हो सकती है। वैल्यू किधर रहेगी, बिटवीन 35 और 37 रहेगी। अब हम चलते हैं, ज़्यादा वाला आइसोटोप कौन सा है जी, 35 वाला आइसोटोप ज़्यादा अबंडेंट है। एक शॉर्ट सा क्लू है, जिस आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा होगी जवाब उसके करीब करीब होगा। देखिए, अब इस बात है कि 36.5 37 के ज़्यादा करीब है मगर ये कम है। ज़्यादा कौन सा आइसोटोप है, ए वाला, जिसका मास 35 है, तो जवाब इसके करीब करीब होगा। इसका मतलब ये वाला जवाब हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तो ये वाला आइसोटोप है, इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, तो आंसर 35 के करीब करीब होना चाहिए। अब दो जवाब बच गए, 35.5 आंसर है या 36 आंसर है। 36 आंसर नहीं होगा, क्यों? अगर ए वाला भी 50% होता, बी वाला भी 50% होता, तो 35 और 37 की एवरेज जो है वो 36 आती। मगर ए वाला जो है वो 50% नहीं है, बी वाला भी 50 नहीं है, ए वाला 75% है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। बात, एक सिंपल बात याद रखनी है, जिस आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा होगी, जो मास, जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा उसके करीब करीब आएगा। तो ये वाला आइसोटोप, इसकी इस मास वाले आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा थी, इसलिए मास इसके करीब करीब आएगा। एक और एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं, बोरान पे चलते हैं। बोरान जो होता है, बोरान का एक आइसोटोप जो है उसकी परसेंटेज 80 होती है, ये 80% होता है। दूसरा जो बोरान का आइसोटोप है अबंडेंस, और इसका मास कितना होता है जी, मास इसका है जी 10। जो दूसरा आइसोटोप है उसकी अबंडेंस जो है वो, बी आइसोटोप है उसकी अबंडेंस 20% है और मास उसका कितना है जी 11।
अब ऑप्शन ए क्या है कि 10.2, बी कितना है जी 10.8, सी कितना है जी 10.5, डी कितना है जी 11। सीधी सी बात है, ऑप्शन 11 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 और 11 के मिड में वैल्यू होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत। ये 80% है, ये 20% है, ये दोनों 50-50 होते तो दरमियान वाला आंसर होता। 10 और 11 का मिड आंसर होता 10.5। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि 10.2 चूज करें कि या 10.8 चूज करें। देखें ज़्यादा कौन सा वाला मैथ किसकी अबंडेंस ज़्यादा है। जिस आइसोटोप का मैथ 10 है उसकी अबंडेंस ज़्यादा है, तो जिस मैथ इसकी अबंडेंस ज़्यादा है तो इसके करीब वाला आंसर चूज करेंगे हम 10.2। क्योंकि अगर आप पेपर में रिलेटिव अबंडेंस लें, फिर मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, जितनी देर में ये सब प्रोसीजर आप करते हैं आपके कम अज़ कम 4 से 5 मिनट ज़्यादा जाते हैं और हो सकता है आपका आंसर भी गलत हो। कैलकुलेटर तो आपके पास नहीं होता ना, तो द बेस्ट तरीका ये है जिसके अबंडेंस ज़्यादा उसके करीब वाला आंसर चूज़ करें। अगर दोनों के अबंडेंस बराबर है मिड वाला आंसर चूज़ करें। आप इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि आपके पास हमारी फर्दर वीडियोज़ पहुँचें। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।